हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के द डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ हमारी लाइव क्लासेस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के फीस डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का जो आर्टिकल्स है और एडिटोरियल हम शुरू करते हैं। आज दिन है आपका 6 अक्टूबर 2020, ठीक है। और आज जो पहला आर्टिकल है पेज नंबर 1 से, दोस्तों जो एडिटोरियल होगा हम सभी आर्टिकल्स को रीड करने के बाद लास्ट में एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो पेज नंबर जो फर्स्ट है द हिंदू का, उससे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आया है वो है जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोइंग ऑप्शन। मतलब जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोइंग ऑप्शन का मतलब क्या है? एक मीटिंग हुई थी एक काउंसिल रिगार्डिंग जीएसटी के रिगार्डिंग कि जीएसटी कंपनसेशन के रिगार्डिंग। उसमें क्या हुआ? उसमें ये बात हुई है कि जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या करेगा, जीएसटी का कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, इस मीटिंग में लगभग ये फाइनल हुआ है। कंप्लीटली मतलब ये बात अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन जो अभी निर्णय आया है वो यही निकल के आया है। और इसमें ये निर्णय और आया कि 45,000 करोड़ का कंपनसेशन स्टेट जो है इस वीक के लास्ट मतलब एंड तक कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, और इस चीज को यह भी बताया गया कि ये 12 अक्टूबर 2020 तक मतलब यानी कि मीटिंग दूसरी होनी है, उसमें ये चीजें फाइनल हो जाएगी। 2017 के काउंसिल में ऐसे ही एक निर्णय लिया गया था कि जो कंपनसेशन गवर्नमेंट सेंटर जो देगी वो अगले 5 साल तक अप टू जून 2022 तक देगी। ठीक है, तो ये था जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोइंग ऑप्शन। ये आर्टिकल था हमारा पेज नंबर 1 से। पेज नंबर 2 पे है एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? अब इसके बारे में जानने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग सेटअप की गई है और जिसका जो मेनली काम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके बारे में आपको वैसे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है ये क्या है। आपको ये बताना है कि एनजीटी है क्या, ठीक है, ये कब बनी है, ये कब बॉडी बनी है और किन किन चीजों के लिए काम करती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पेज जो है पेज नंबर 4। इस पेज पे एक आर्टिकल आया है 61% रूरल कंज्यूमर्स अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हजार्ड सेज सर्वे। एक सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो 61% रूरल है वो यही नहीं जानते कि ट्रांस फैट हैजर्ड का यूज करने से क्या है, क्या होगा या क्या नुकसान है या क्या फायदे हैं। और वो भी सर्वे जो है राजस्थान के लोग, ठीक है, वो बिल्कुल असावधान है, उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है। अब ट्रांस फैट होता क्या है? एक्चुअली ये हेल्थ से रिलेटेड है एक टॉपिक, ठीक है। ट्रांस फैट एक फैटी एसिड होता है और वो एसिड जो मतलब यानी कि किसी प्रकार के अनसैचुरेटेड फैट को प्रोड्यूस करता है। एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये वसा होता है, तेल वाली चीज। ठीक है, दो प्रकार का होता है ये, एक तो नेचुरल ऑक्यर होता है और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वाले में क्या आता है? स्मॉल अमाउंट इन नेचर, छोटी मात्रा में नेचर में उपलब्ध होते हैं और प्रोड्यूस किस में? जैसे प्रोड्यूस्ड इन द गट ऑफ सम एनिमल्स, फूड मेड फ्रॉम दीज एनिमल्स। जैसे कि मान लीजिए ये क्या करते हैं, इन्हें पौधे खा ले, सॉरी एनिमल्स यूज कर लेते हैं और एनिमल्स को फिर एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसे हम यूज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है इसमें, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स है, इनमें ये नेचुरली ओकरिंग वाले एक तरह से हो गए और इनमें ये फैट्स जो होते हैं कंटेन होते हैं। सेकंड जो है आपका आर्टिफिशियल है। दीज आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्रियल। तो जो आर्टिफिशियल है वो क्या है? दे आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिकरण के द्वारा, मतलब इनके औद्योगिक कंपनियों में ये लगभग तैयार होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स में मिला दिया जाता है उन्हें ज्यादा सॉलिड बनाने के लिए। और क्यों करते हैं ये? जैसे कि मान लीजिए किस में होता है ये सारे, घी में हो गया, ठीक है, स्नैक्स में हो गए, बेक्ड आइटम में हो गए, या जो भी फ्राइड फूड्स होते हैं उनमें। तो कंपनी इन ट्रांजिशन फैट का यूज क्यों करती है? ट्रांस फैट का यूज इसलिए करती है, एक तो आसानी से प्रयोग वाले होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, महंगे नहीं होते प्रोड्यूस करना और लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए हेल्थ पर इसका असर बहुत गहरा पड़ता है और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं केवल सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं
और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जो कि एचडीएल होता है उसे कम कर देता है, ठीक है। और इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीजेज एंड स्ट्रोक, दिल से सॉरी जुड़ी बीमारी जो होती है उसे बढ़ाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही एक मतलब यानी कि अच्छी बात नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए और काफी ये इम्पैक्टिव होता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप ऑफ 2 डायबिटीज, ठीक है। ये 2 प्रकार के रिस्क भी उत्पन्न करता है, ये स्पेलिंग गलत है, टाइप्स 2 जो है, ठीक है। और दो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ओवर, देखिए नंबर्स देख लीजिए, 5 लाख डेथ, कितने हैं 5 लाख डेथ जो है वर्ल्ड वाइड हुआ है लगभग इसी डिसीजेस के कारण। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बुरी बीमारी है ये, या कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक है। और लोग जो है इससे अनभिज्ञ है, उन लोगों को पता नहीं है कि भाई ये ट्रांस फैट्स का यूज करने से क्या होगा या हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो एक सर्वे ने ये सारी चीजें सामने लेके आई है और ये सर्वे में ही बताया गया कि 61% रूरल कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पेज नंबर 9 पे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा है आईएएफ के बारे में, कि आईएएफ जो है वो रेडी है, किस चीज के लिए रेडी है भाई, दो तरफ फ्रंट वॉर के लिए, दोनों तरफा से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। एयर स्टाफ आरकेएस भदौरिया जी मंडे को कहते हैं कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो बिल्कुल प्रिपेयर है दो तरफ से फ्रंट वॉर के लेके, ठीक है। वी आर रेडी एंड वेरी वेल पोजिशन टू टेक ऑन चाइना, ये सॉरी चाइना है, एंड देयर इज स्केनेरियो वेयर दे कैन गेट द बेटर ऑफ अस। मतलब चाइना को लेके अगर बात की जाए तो आपको पता है सबसे ज्यादा इस वक्त जो नोक झोंक या जो इस वक्त जो रंजिश की बात चल रही है वो चाइना को लेके ही चल रही है, ठीक है। तो चाइना के अगेंस्ट में जो पोजीशन है हमारी, जो हमने पोजीशन ले रखी है वो काफी बढ़िया है, आरकेएस भदौरिया जी कहते हैं, ठीक है। और ये 88वें एयरफोर्स डे का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें ये कहते हैं, ठीक है, द एयर चीफ मार्शल सेड, जो एयर चीफ मार्शल होते हैं वो ये सब बातें कहते हैं। और नेक्स्ट अगले जो 3 महीने के लिए जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, मतलब यानी कि जो 3 महीना डिपेंड करता है कि प्रोग्रेस, जो बातचीत से वो जो कितनी प्रोग्रेस हो पाती है, क्या मैटर होता है कि मैटर कितना आगे बढ़ता है, मतलब इस टॉपिक पे कितना प्रोग्रेस मिलता है, वो आगे के 3 महीने डिसाइड करेंगे। और करंट के प्रोग्रेस की रिपोर्ट बात करें तो वो काफी इस वक्त स्लो है। अब देखिए आईएएफ है, आईएएफ है क्या एक्चुअली, आईएएफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, एक इंडियन एयर फोर्स है, ये क्या है, आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स की आर्म है। और ये स्टैब्लिश हुई 8 अक्टूबर 1932 को, और इसका जो प्राइमरी मिशन होता है सिक्योर करना इंडियन एयर स्पेस को, ठीक है। याद रखना इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करना ही आईएएफ का एक्चुअली काम होता है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं, सुप्रीम कमांडर का रैंक होल्ड करते हैं आईएएफ के अंदर। और एक सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है अर्जन सिंह के रिलेटेड, कि द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैज बीन कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, सॉरी इंडिया की स्पेलिंग मिस्टाइप हो रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेशंस ऑफ हिस्ट्री टू, देखिए 26 जनवरी 2002 पे एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने, सॉरी राष्ट्रपति जी ने एक मतलब, तो अर्जन सिंह को 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। किस लिए किया था, क्योंकि वो पहले ऐसे मतलब रैंक ऑफिसर थे जिनके 5 स्टार रैंक ऑफिसर है, वो 5 स्टार, इसलिए याद रखें वो पहले केवल वही हैं जो 5 स्टार रैंक ऑफिसर है आईएएफ के अंदर, ठीक है। और 26 जनवरी 2002 की बात है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आईएएफ के बारे में डिटेल हो गई। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 10 से है, रिलेटेड टू द गाइडलाइन आउट फॉर द स्कूल। आपको पता है स्कूल्स ओपन होने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए गाइडलाइंस भी बाहर निकल चुके हैं। और उन गाइडलाइंस, वैसे इसके बारे में पिछले कुछ एडिटोरियल्स थे, हम उनमें चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि इस गाइडलाइंस में क्या बताया गया। इस गाइडलाइंस में बताया गया है कि बच्चे जो है स्कूल में कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे एक दूसरे से, कैसे मतलब यानी कि स्वास्थ्य, कैसे उन्हें जैसे मास्क पहनना हो गया या उनका टेम्परेचर चेक हो गया, ठीक है, या ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है स्कूल में किस प्रकार से अरेंज की जाएगी, ठीक है, और स्टाफ की ड्यूटी क्या होगी, ये सारी चीजें जो है इस प्रकार की गाइडलाइन बताई गई है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला आर्टिकल है हमारा वो है
इसी पेज पर क्वेड विल डिस्कस अबाउट वैक्सीन एंड 5G। आपको पता है क्वेड जो है वो डिस्कस करने वाला है, मतलब एक मीटिंग होने वाली है क्वेड की, जिसमें वो वैक्सीन के बारे में और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेगा। और जो बीजिंग है, चीन जो है वो बहुत ज्यादा बेचारा इससे क्रिटिसाइज्ड हो गया, इस मीटिंग से परेशान है बेचारा, करे तो क्या करे। और डिस्कस विल गो ऑन द वैक्सीन, बता दिया मैंने आपको, डिस्कस जो होगा वो वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन होगा और 5G कनेक्टिविटी के ऊपर, कि भाई साइबर सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर किया जाए। और क्वेड के अंदर देश कौन कौन से, इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। याद रखिए, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, तो ये चारों देश मिलकर एक मीटिंग करने वाले। और ये मीटिंग किससे रिलेटेड होगी, आपकी वैक्सीन से रिलेटेड होगी और उनकी 5G कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग, कि उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीजें उस दिन मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। अब अगला है इसी पेज के एक छोटा सा आर्टिकल और है, एक डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट एएसडब्ल्यू मिसाइल सिस्टम। यहाँ पे बताया गया है कि जो डीआरडीओ है ना, उसने एक सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एएसडब्ल्यू मिसाइल का। ये एएसडब्ल्यू मिसाइल क्या है, एंटी सबमरीनी वारफेयर मिसाइल, ठीक है, और जो कि टॉर्पेडो ने रिलीज किया है और स्मार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्मार्ट का एक चेंजर टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। और ये कौन कहता है, ठीक है, जी सतीश रेड्डी जी जो डीआरडीओ के चेयरमैन है, वो उनकी ये सारी स्टेटमेंट है। और जो टेस्ट हुआ था, ये जो टेस्ट हुआ था 11:45 AM को हुआ था और उड़ीसा की कोस्ट पे, ठीक है। और एक और चीजें इसी से जुड़ी हुई, लगभग पिछले शनिवार, मतलब इसी शनिवार को, जो शनिवार गया है सैटरडे, आपको सैटरडे के एक सौर्या मिसाइल का भी आपका परीक्षण हुआ है, उसका भी टेस्ट हुआ है, ठीक है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और अगला पेज जो है लास्ट हमारा एडिटोरियल शुरू करते हैं। एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जा रहा है। एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है वो फार्म्स एक्ट के रिगार्डिंग है। फार्म्स एक्ट क्या है, ये एडिटोरियल भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं कि 3 प्रकार के फार्म्स एक्ट बिल पास किए गए थे, और सॉरी मतलब यानी कि 3 प्रकार के एक्ट्स थे, ठीक है, ऑर्डिनेंस हुए थे पास, जो कि अब बिल बन चुके हैं। तो वो ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे उसी के बारे में ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और इसके बारे में पहले भी ब्रीफली आप लोगों को पहले के एडिटोरियल में बता चुका हूं कि 3 वो बिल कौन कौन से हैं और उनके द्वारा किसानों को क्या फायदा होगा, या बिचौलियों को क्या नुकसान होगा, या मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो चुकी है। तो आइए थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं कि ये ऑर्डिनेंस है क्या। पहले तो ये जो बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए ये बिल पास हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। और ये ऑर्डिनेंस है क्या, पहला ऑर्डिनेंस है ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्डिंग, दूसरा है एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग और प्राइस एश्योरेंस के लिए, और तीसरा आपका मार्केट के रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। तो पहला जो है आपका ट्रेड और कॉमर्स है, इसमें क्या है, मतलब यानी कि देखिए सीधी सी बात है, इसमें ये बताया गया इन तीनों बिलों में, जैसे कि एक तो किसानों के लिए प्राइस एश्योरेंस कर दिया जाएगा, फिक्स हो जाएगी। और वो भी कैसे, मान लीजिए आपने कोई खेत, आपने कोई एरिया किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, ठीक है, ये 2 खेत आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, उस बंदे ने आपको तय कर दिया भाई मैं 50,000 आपके साल के दूंगा, आप इस पे जो भी बोओगे वो मेरा है। तो ये जो 50,000 अमाउंट है ये पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये होता है प्राइस एश्योरेंस, इस प्रकार का इसमें और मतलब ये एक्ट में आया हुआ है, ये इंक्लूड किया गया है। एक ये है जो बिचौलिए है, लगभग बिचौलियों का काम जो है वो खत्म किया जा रहा है इसमें, ठीक है, जो बीच के होते थे कमीशन वालों को हटाने की यहाँ पर बात चल रही है। अब देखिए इनके कॉज ऑफ डिसकंटेंट क्या है। एक्चुअली फार्मर जो किसान ज्यादातर कह रहे हैं पहले वाले से, पहले वाला जो ऑर्डिनेंस है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स के। और उनका मेनली कंसर्न क्या है, ट्रेड एरिया, ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूट रेजुलेशन, जो कि मार्केट फी है। ट्रेड एरिया मतलब क्या है, देखो एक इस मतलब यानी कि जो बिल पास हो उसमें ये भी बात है कि किसान अब कहीं भी, उनके लिए कोई मार्केट फिक्स नहीं है, वो कहीं भी माल को परचेज मतलब बेच सकते हैं, अपने माल को, अपने प्रोडक्शन को किसी भी मार्केट में अब वो बेच सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनके एरिया की ही मंडी हो वो। तो वो चीजें यहाँ पे बताएगी कि ट्रेड एरिया एक तो वो हो गया, एक ट्रेडर जो व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यापार कर रहे हैं, एक उनके से रिलेटेड, और एक डिस्प्यूट है मार्केट फी के रिगार्डिंग कि मार्केट में भाई हमें इतनी कीमत मिल जाती थी, ठीक है, और जब मार्केट ही नहीं रहेगी तो हमें कहाँ पे क्या। तो इस रिगार्डिंग वो थोड़े से कंसर्न्स कर रहे हैं जो फार्मर्स है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है वैसे, रीजन एक्चुअली वही है कि उन्हें लगता है कि भाई पहली बात ये हुई थी कि एपीएमसी जो है, मतलब जो मंडीज है अपनी, ठीक है, वो उन्हें हटा दिया जाएगा, उनकी बाउंड्री को खत्म कर दिया जाएगा,
ठीक है, उन्हें फ्री कर दिया जाएगा और ये सब कॉर्पोरेट बायर्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बायर होंगे, वो करेंगे काम। ठीक है, तो उनके लिए उन्हें मेन मुद्दा ये वो सोच रहे हैं जब एपीएमसी खत्म हो जाएगा तो हमें दिक्कत आ जाएगी, मंडी हट जाएगा तो मंडी के कारण हमें बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए फार्मर इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो तीनों थे आपके फॉर्म्स थे, तीनों फॉर्म्स जो कि रिगार्डिंग टू द ये 3 बिल पास हुए थे उसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन से देखना है कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो आप पिछले जो 4-5 दिन पहले के जो एडिटोरियल है उनमें आप चेक कर सकते हैं, 3 बिल्स ऑफ फार्म, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगला जो एडिटोरियल है हमारा, रीइमेजिंग एजुकेशन इन इंडिया एट 100, मतलब 100 साल बाद क्या स्थिति होगी एजुकेशन की, उस बारे में। आपको पता है 34 साल बाद एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंदर, और उस पॉलिसी के बारे में आप सब जानते होंगे मेरे अकॉर्डिंग। उस पॉलिसी में क्या कहा गया है, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसी के रिगार्डिंग बताया गया है, उसी से कोरिलेट करते बताया गया कि 2047 तक आते आते जो एजुकेशन सिस्टम है लगभग पूरी तरह चेंज हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, अगर टीचर के पर्सपेक्टिव देखें तो जो नेक्स्ट एजुकेशन होगा वो क्या होगा, मतलब उसमें 5 डिजाइन प्रिंसिपल है उनके बेस पे। पहला क्या है आपका, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में मतलब यानी कि जो टीचिंग मेथड है वो बिल्कुल एक तरह से फ्री ऑफ माइंड हो जाएगा, और खुद के कैरिकुलम क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोनॉमी बना सकते हैं, खुद के सोच रख सकते हैं, और सेल्फ गवर्नेंस होगा उनका। लर्निंग को लेकर ये बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी मतलब लर्निंग टेक्नोलॉजी है उसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें। जैसे कि स्मार्ट लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर मतलब यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हर जगह उसी बेस पे काम होगा। जैसे कि स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट क्लासेस में सून मॉर्फ टू स्टार्ट चेयर्स एंड स्मार्ट डेस्क, कि स्मार्ट स्कूल्स तो बनेंगे ही, स्मार्ट क्लासेस तो बनेंगी, साथ साथ उसमें स्मार्ट चेयर्स और स्मार्ट डेस्क भी बनेंगे। और वो चेयर्स और डेस्क क्या करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी, मतलब आपका पढ़ने का मूड है या नहीं है, आपके हिसाब से बैठे हो, आपके बैठने की पोजीशन क्या है, वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मेंटरशिप का आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप कितने फैसिलेट हो उस रिगार्डिंग लर्निंग को लेके, कितने आप कंसंट्रेटेड हो, ये आपके मतलब सारी चीजें वो आपको बताएगा। तो ये है लर्निंग टेक्नोलॉजी का। अगला है ट्रांस डिसिप्लिनरिटी। ट्रांस डिसिप्लिनरिटी में क्या है, एक ऐसा मतलब यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क रेडी करेगा जो कि आपके डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड होगी। और जो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है तो इसे अनुशासनात्मक मतलब अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, अनुशासनात्मक, अनुशासन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क रेडी करेगा जिससे मतलब यानी कि बिल्कुल इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क होगा, जो इसमें अनुशासन भी होगा और बच्चे सीखेंगे भी। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के रिगार्डिंग बात की गई है कि जो टेक्नोलॉजी होगी आपकी, वो क्या करेगा, लर्निंग को कोऑर्डिनेशन से लेके इमर्जन तक लेके जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेशन और इमर्जन क्या है, मतलब कि ये आपके कोऑर्डिनेशन से इमर्जन का मीन्स ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन जो है आपकी अनुभूति होती है, और इमर्जन जो होता है वो तल्लीनता होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप अनुभूति से लेके तल्लीनता की तरफ बढ़ेंगे, मतलब आपका कंसंट्रेशन जो होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। अगला है जो आपका 4th पॉइंट है, वैल्यूज माइंडसेट एंड कल्चर के रिगार्डिंग। उसमें बाय 2047 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 2047 आते आते इंडियन टीचर्स जो ऐसे इंगेज हो जाएंगे, जो बता पाएंगे कि कि अपना माइंडसेट आप कैसे करोगे रिगार्डिंग टू द ग्लोबल। ठीक है, और वो 3 बेस बताएंगे, 3 कंसेप्ट बताएंगे आपको, 3 क्लासेस वैल्यू ऑफ इंडिया बताएंगे, और आपका माइंडसेट ऐसे कर देंगे कि मतलब यानी कि इससे ये पता लगेगा कि लर्नर्स क्या रिसीव कर रहा है और क्या रिसीव नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें वहां से पता लग पाएगी। अगला जो है आपका लास्ट है आज का जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल है, वो है इंडिया नीड्स ए रेनबो रिकवरी सिस्टम। इंडिया नीड से रेनबो रिकवरी सिस्टम। क्या है रिकवरी प्लान, मतलब इंडिया को ऐसे रेनबो रिकवरी प्लान की जरूरत है जिसके द्वारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और देखिए लिखा भी इकोलॉजी को और इनइक्वालिटी को और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी रिगार्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हमें रेनबो रिकवरी प्लान की जरूरत है। इसमें आर&डी क्या है, आर&डी मतलब यानी कि एक डील है, रेन को लेके एक डील है, वही सेम चीज आपकी रेन को लेके एक डील करी गई है। उसमें ये बताया गया है कि आर&डी को ये करना चाहिए कि लोगों के लिविंग हुड्स, जो कि जैसे फूड का हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, हाउस होल्ड आइटम हो गए, या दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम से पर्याप्त मिलते हैं, मतलब उनके लिए एनकरेज करना चाहिए।
और क्यों? क्योंकि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट बेस्ड लिविंगहुड है, लगभग उसके द्वारा 100 मिलियन पीपल को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और एक चीज उसे ये करना चाहिए कि भाई जो लोगों के डिसेंट्रलाइज करना चाहिए प्रोडक्शन का, गुड्स और सर्विस का, ताकि क्यों, इससे ना 200 मिलियन पीपल को जॉब मिल सकती है, एम्प्लॉय मिल सकता है। तो यहाँ पे एक ये नया है, वैसे याद रखना, रेनबो रिकवरी प्लान आज तक नहीं आया है, इसके लिए एक मीटिंग हुई है, अभी डेली की बात चल रही है, ठीक है। और इसमें यही सारी चीजें डिस्कस हुआ है कि इस टाइप का एक प्लान होना चाहिए जिसके द्वारा ये बेनिफिट मिल सकता है और हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है आज का एडिटोरियल हमारा यहाँ पे, या आज के टॉपिक्स जो है यहाँ पर फिनिश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द और तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करके, ज्वाइन करके आप उसे वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।